सिलिकेट्स तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ ही लिया, टेट्राहेड्रल फैशन का 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम पर सिलिकेट यूनिट ज्वाइंट होते रहते हैं, ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अब इसमें देखिए ये भी पढ़ लिया हमने, चेन लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं बाय एडिंग CH3 का थ्राइस SiCl विच ब्लॉक द एंड एज शोन बिलो, शोन बिलो नहीं शोन अपर, शोन अबव। तो यहां पर ये इसने ब्लॉक कर दिया, अभी हमने पढ़ लिया है ना, ये आपस में जुड़ता चला गया, सिलिकॉन का उसे ब्लॉक कर दिया। कॉपर पाउडर 575 या 570 केल्विन डाल के ये बना लिया और सबको आपस में कंडेंस कर दिया, राइट। तो सिलिकॉन्स हो गया। अच्छा अब जरा इसमें देखते हैं, चलो शुरू से देखते हैं। अब ये SiO2 अपने आप आ जाएगा, ओके ये आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई यहीं से करना था, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड से ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन करने। हम कार्बन की बात कर रहे थे, कार्बन एंड सिलिकॉन 14 ग्रुप के कार्बन मोनोऑक्साइड पे आते हैं। सारी रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी NCERT में। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर लिमिटेड नहीं होगी तो CO2 बन जाएगी, लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और अगर हमें स्मॉल प्योर CO प्रिपेयर करनी है तो फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेट H2O4 से रिएक्शन करा दो। कंसंट्रेट H2O4 क्या काम करता है, पानी को खींच लेता है, ये पानी निकाल लेगा और CO की फॉर्मेशन कर देगा। कॉमर्शियल स्केल पर अगर इसे प्रिपेयर करना है तो ये वाटर गैस बना सकते हो, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रेड हॉट कोक पर स्टीम पास करते हैं, देन वाटर गैस इज फॉर्म, लेकिन ये मिक्सचर में बनती है CO प्लस H2, बोथ आर नोन एज वाटर गैस, राइट। और जब हम एयर का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टीम की जगह एयर का यूज करें, एयर के अंदर CO एंड N2 होती है, और CO और N2 का मिक्सचर प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। तो दो बातें याद रखनी है, वाटर गैस CO प्लस H2 होती है, और एयर अगर हम पास कर दें स्टीम की जगह तो CO प्लस N2 बनती है, जिसे हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, राइट। आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है और इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से भी यूज करते हैं। आयरन की मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से यूज करा जाता है। CO का कई स्टेप में रिडक्शन होता है, Fe2O3 से पहले Fe3O4, Fe3O4 से FeO से आयरन बनाया जाता है अलग से, मतलब 3 CO, ये अलग अलग स्टेप होते हैं, जरा देख ले इन स्टेप्स को, नोट कर सकते हो। Fe2O3 प्लस CO, पहले बनता है Fe3O4, यहां तीनों एक साथ लिख दिए हैं, लेकिन ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, CO2 निकल जाती है। Fe3O4 प्लस CO gives 3FeO प्लस CO2, और FeO प्लस CO gives Fe प्लस CO2। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, अब आप देखोगे खुद ही, इन तीनों को जोड़ दूं तो मिलेगा क्या मुझे, ये सब कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे, है ना, ये सब कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे। Fe3O4 FeO, ये सब कैंसिल, अल्टीमेटली आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी, आयरन मिल जाएगा और CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, आयरन मिलेगा और CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। जिंक ऑक्साइड को भी ये रिड्यूस कर सकती है +2 से 0 में। यहां भी हर स्टेप में रिडक्शन हुआ है, +3 से ये +8/3 हुआ, ये +2 में चला गया, ये 0 में चला गया, तो हर स्टेप में यहां पर रिडक्शन हुआ है। तो CO acts as reducing agent also। 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं CO में, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं, हाईली पॉइजनस नेचर होता है ऑफ CO। और इसमें देखो एक लाइन हम अंडरलाइन कर लेते हैं, देखिए, द हाईली पॉइजनस नेचर of CO arises because of its ability to form a complex with hemoglobin, which is about 300 times more stable than the oxygen hemoglobin complex। एक्चुअल में
कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है जो कि 300 गुना ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बने हुए कॉम्प्लेक्स से। तो ये हटता नहीं है और ये प्रिवेंट क्या कर देता है, ऑक्सीजन को ले जाने से रोकता है, जिसका रिजल्टिंग होता है अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन डेथ, क्योंकि हीमोग्लोबिन को इसने कंज्यूम कर लिया। ऑक्सीजन को कैरिंग, एक्चुअल में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरिंग वाला पार्ट है, उसे ले जाने वाला पार्ट है, और ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाने से रोक दिया, अल्टीमेटली इसमें डेथ हो जाती है, अल्टीमेटली इसमें डेथ हो जाती है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। और वैसे ये मेटल कार्बोनिल्स बनाता ही है, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई कि इसे प्योर फॉर्म में बनाना है तो फॉर्मिक एसिड से बना सकते हो, है ना। ये मैं इसको पूरा समराइज कर रहा हूँ। एक वाटर गैस बनती है जब हम रेड हॉट कोक पर स्टीम पास करते हैं CO+H2, रेड हॉट कोक पर एयर पास करते हैं तो प्रोड्यूसर गैस बन जाती है। और इसकी वजह से ये हाईली पॉइजनस क्यों होती है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाती है जो 300 गुना ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वाले कॉम्प्लेक्स से, और इसीलिए ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं ले जाने देती है, अपने आप जाके चिपक जाती है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सारी सेल्स को तो अल्टीमेटली उससे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इसको बोला जाता है इट इज पॉइजनस इन नेचर। और दूसरा, रिडक्शन का काम करती है। Fe2O3 को 3 स्टेप में मैंने अलग अलग बताया कैसे रिड्यूस करती है। जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट करती है, जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट करती है। अब हम आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए एक्सचेंज ऑफ एयर में इसको हीट कर दो कार्बन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी CH4। सब में कोई भी कंबशन करोगे तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। कैल्शियम कार्बोनेट की जो मार्बल चिप्स होते हैं इसकी HCl से रिएक्शन कराते हैं, देन CO2 गैस इज इवॉल्व्ड। लाइम स्टोन को, इसको कॉमर्शियली स्केल पे लाइम स्टोन को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाते हैं, कोई क्लाइम और CO2 बनाते हैं। इट इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, इट्स लो solubility in water makes it immense of biochemical with water it forms carbonic acid which is a weak dibasic acid and dissociate in 2 steps। पहले बाइकार्बोनेट देता है फिर कार्बोनेट देता है, और ये एक बफर सोल्यूशन भी बन जाता है। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का एक बफर सिस्टम भी प्रोड्यूस हो जाता है, या H2CO3 और SCO3 निगेटिव का बफर सिस्टम बन जाता है, और इसीलिए ये pH ऑफ ब्लड को मेंटेन रख पाता है, क्योंकि बफर सोल्यूशन में थोड़ा सा एसिड या बेस डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो ये pH को मेंटेन कर पाता है 7.26 से 7.42, यानी स्लाइटली अल्कलाइन होती है ब्लड की pH, ये भी ध्यान रखना है। और क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है तो ये अल्कलीज से कंबाइन करता है। CO को याद रखना, CO न्यूट्रल है, CO इज न्यूट्रल। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन फंक्शन ये फोटोसिंथेसिस में भी होता है, जो कि अल्टीमेटली ऑक्सीजन देती है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। एक चीज और ध्यान रखनी है, एक चीज और ध्यान रखनी है जो यहाँ इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस की फॉर्म में भी मिलती है, और ये रेफ्रिजरेंट की तरीके से यूज होती है। सॉलिड CO2 इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसको याद रखिए। एक्सटिंग्विशर की तरीके से भी यूज होती है। Being heavy and non-supporter of combustion, it is used as fire extinguisher। याद रखिए, ये तो रेफ्रिजरेंट ऑफ आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड के लिए है सॉलिड CO2, गैसियस CO2 फायर एक्सटिंग्विशर भी है। और इसके हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, दोनों तरफ डबल बॉन्ड, और इसकी ये रेजोनेटिंग फॉर्म है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और डाइपोल मूवमेंट इसका 0 है, डाइपोल मूवमेंट इसका 0 है, और लीनियर शेप है। ये सब आप उसमें पढ़ ही लेते हैं। अब आते हैं SiO2 में, SiO2 में आते हैं। SiO2 में देखिए, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर इसका बता ही दिया। टेट्राहेड्रल मैनर में होता है, चारों ऑक्सीजन एटम यूज होते हैं। जो मेन चीज है वो ये है
मेन चीज है वो ये है, SiO2 HF और NaOH से रिएक्ट कर जाता है, Na2SiO3 और SiF4 बनाता है, H2SiF4 नहीं, SiF4 बनाता है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। और HF में सिलिका गिलास में होता है, डिजॉल्व हो जाता है, सिलिकेट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं HF में। गिलास कैन बी डिजॉल्व्ड इन HF, ये पॉइंट नोट कर लेना। ये भी होता है कि गिलास इज सॉल्युबल इन HF, HCl, HBr, HI। तो क्या आंसर होगा? HF इज द आंसर। और ईचिंग ऑफ ग्लास करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई खास चीज नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर वगैरह हम देख ही चुके हैं। और अगर हम इसको देखें सिलिकॉन्स को, ये हमने पढ़ ही लिया। इसमें कुछ यूजेज जरा देख लेते हैं। सिलिकॉन भी सराउंडेड बाय द दे हैव, जरा इसका यूज के लिए 2-3 पॉइंट नोट कर लो, है ना। ये हटाते हैं पहले। सिलिकॉन बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप, वाटर रिपेलिंग नेचर होता है। पहली चीज वाटर रिपेलिंग नेचर होता है। हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू they have wide, it is used as sealant, greases, electrical insulator for waterproofing of fabrics। तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सिलिकेट्स हम लोग कर ही चुके हैं, सिलिकेट्स में सारा बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, जियोलाइट्स वगैरह कुछ नहीं। और ये समरी है। तो ये हमने पूरा NCERT स्टडी विद NCERT ये हमने पूरा कवर कर लिया। 13 and 14 ग्रुप, 11th का पार्ट अब आपका पूरा फिनिश हो गया। 11th का P ब्लॉक एलिमेंट फिनिश हो गया। 12th में आएगा 15 to 18 ग्रुप 15 to ग्रुप 18।